your findings. On inspection, young male lying comfortably on bed. On inspection of lower limb, no atrophy or wasting of the muscle, no scar mark, no varicose veins or pulsations. On palpation, there is no fasciculations, and on power, there is power on right side is 4 by 5 and left side is 3 by 5, and planters are bilateral mute, ankle reflexes were present, sensory system was intact. Knee was absent, knee means ankle was present, and sensation was intact. So अब रुक जाए यहाँ पे, आपका क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस है? With present ankle jerk and absent knee jerk. इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे फिर आगे आपका रेलेवेंट एग्जामिनेशन बनना है। आपने जो कि यहीं इसी लेवल पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपना नहीं बनाया, ठीक है, इसलिए आप रेलेवेंट एग्जामिनेशन भी उसके हिसाब से नहीं कर सके। दिस वाज मिक्स्ड पैराप्लीजिया, बेसिकली केस ऑफ मिक्स्ड पैराप्लीजिया। तीन तरह के पैराप्लीजियास होते हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन होता है, एक लोअर मोटर होता है और एक मिक्स्ड होता है। यहाँ जो हम फेस कर रहे हैं पेशेंट, वो मिक्स्ड पैराप्लीजिया के साथ है, ठीक है। अभी मैंने टेक्निकल डिटेल्स पे नहीं गई, जो आपके मेथड है उसको मैं बाद में एड्रेस करूंगी, लेकिन फिलहाल हम मिक्स पैराप्लीजिया की बात कर रहे हैं। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मिक्स पैराप्लीजिया? Amyotrophic lateral sclerosis, number 1. What else? 2. Number 3. 3. 4. Anything else? वो अपर है। ये हो सकता है कि आपका उसमें डबल नहीं आएंगे, लोअर नहीं आएंगे उसमें। ये हो सकता है कि आपको स्पॉट कंप्रेशन है, साथ आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी भी है with the stretch of imagination। नहीं तो ये चार बनते हैं आपके। Amyotrophic lateral sclerosis, subacute combined degeneration of spinal cord, Friedreich's ataxia and Davis Torsions। लाइक किधर गया? लाइक जरा ये बोर्ड वाइप करें और ये चारों लिखें कॉसेस में। अब हमने इसमें से देखना है कि ये क्या है, इन चारों में से we have to see कि ये क्या है। तो हम क्या क्या रेलेवेंट एग्जामिनेशन करेंगे टू रूल इन और रूल आउट दीज 4 थिंग्स। तुम्हारा डस्टर ही हमेशा गायब हो जाता है। चलो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेडरिक्स एटेक्सिया की, सबएक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन की और टेविस डॉर्सैलिस। इन तीनों के अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं अदर देन मिक्स पैराप्लीजिया? जो फ्रेडरिक्स होगा उसमें एटेक्सिया होगा। क्यों होता है एटेक्सिया उसमें? फ्रेडरिक्स एटेक्सिया लिखो, लाइक क्यों होता है एटेक्सिया? जी, सेरिबेलम की भी सेरिबेलम की बेटा, ठीक है। इसके अलावा उसमें आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट भी जाता है, डॉर्सल कॉलम जाता है कि नहीं जाता? वो भी जाता है, ये तीनों चीजें जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने सेरिबेलम को देखना है, जो कि आप देख रहे थे बट यू डिडंट नो व्हाई यू वर सीइंग दैट, मतलब यू वर डूइंग इट फॉर द रीजंस नॉट नोन टू यू। लेकिन वो बिहेवियर की वजह से जरा लग रहा था सेरिबेलर साइंस को। नहीं, वो तो वैसे ही हिलेरियस हुआ। अच्छा, तो आपने उसमें सेरिबेलर साइन बेशक एक आधा कर लेना, वो कर लेना। डॉर्सल कॉलम को चेक करने के लिए क्या करेंगे? पोजीशन सेंस चेक करें। वाइब्रेशन नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, रेलेवेंट एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं होता कि आप सब कुछ चेक करें। दूसरा सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन स्पाइनल कॉर्ड, पोजीशन सेंस हमने चेक करनी है, वो रेलेवेंट है। और फिर आ जाता है आपका टेबिस डॉर्सैलिस, ठीक है। अच्छा, इन तीनों के अंदर जो है वो आपका सेरिबेलम भी जाता है, आपका डॉर्सल कॉलम भी जाता है, यानी पोजीशन सेंस भी जाती है। तो इन तीनों को फिर अगर फॉर एग्जांपल आपने पोजीशन सेंस चेक की और पोजीशन सेंस जो है वो उसकी गई भी है और सेरिबेलम भी उसका नहीं है, तो इसका भूल गए। एमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, टेबिस डॉर्सैलिस और चौथे नंबर पे आपने लिखना है लाइक एमायोट्रोफिक AML, सॉरी हाँ ALS। अच्छा, अब आपकी पोजीशन सेंस भी फर्स्ट करें है गई भी है और सेरिबेलर फीचर्स भी आ रहे हैं। तो ये जो पोजीशन सेंस जो होती है वो आपकी फ्रेडरिक्स में भी गई होती है, सबएक्यूट में भी गई होती है, टेबिस में भी गई होती है।
सेरिबेलर भी तीनों में जा सकते हैं। तो हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थ्री? मैंने आपको बताया ये टर्म देखेंगे पहले पेशेंट की कि उसमें ग्लोसी टर्म ग्लोसाइटस बनी है सब एक उसको लेकिन उसके बाद उसके प्यूपिल्स देखेंगे गाइड रोबर्टसन पेपर और टेपिस डोर्सल और साथ जो है पेशेंट की फ्लोरोस्कोपी करके देखेंगे कि ऑप्टिक एट्रोफी तो ऑप्टिक पहले सिंपल आपने देखे फॉर एग्जांपल आप ये दो चीजें बीच में से डिफरेंशिएट हो जाती है। प्लीज नो चिपिंग। आपकी टेबिस डॉर्सैलिस सबएक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आप उसकी आईज देख लें, उसमें पैलर तो नहीं, ठीक है। अगर पैलर है तो आप सबएक्यूट कंबाइंड की तरफ ज्यादा चले जाएंगे। अगर आपका एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट है यानी आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल, तो आप फिर चले जाएंगे टेबिस डॉर्सैलिस की तरफ, ठीक है। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आप उसके फंडोस्कोपी करके देख लें, हॉकम का मरमर सुन लें, क्या क्या चीजें होती है फ्रेडरिक्स एटेक्सिया में, फ्रॉम हेड टू टो। ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है, हॉकम का मरमर हो सकता है और साथ पेशेंट को डायबिटीज हो सकती है। वो तो नहीं नजर आएगी ना, मैं शॉर्ट केस की बात करूं। काइफोस्कोलियोसिस हो सकता है, फुट ड्रॉप हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। तो ये चीजें आपको मिल जाएंगी। तो सिंपली आपने ये क्या करना है कि जब आपको मिक्स्ड एटेक्सिया मिलता है, मिक्स्ड पैराप्लीजिया मिलता है, तो आपने उसकी पोजीशन सेंस चेक करनी है। लिखें आप रेलेवेंट एग्जामिनेशन, नीचे लिखें रेलेवेंट एग्जामिनेशन। आपने सबसे पहले इसकी पोजीशन सेंस चेक करनी है, फिर आपने इसका सेरिबेलम जो है वो चेक करना है, ठीक है। अगर आपकी पोजीशन सेंस गई भी है और आपके सेरिबेलर फीचर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके तीन चीजें हो सकती हैं, ऊपर वाली तीन, फ्रेडरिक, सबएक्यूट एंड टेबिस। सो यू विल स्ट्रेट अवे गो टू द आईज। आईज में आपने पैलर देखना है, आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल। चलो आप आके लिखोगे, एक एल्गोरिथम बनाना है ना आपने, वो आप जरा बड़ा, एक तो ये लिख बड़ा छोटा। आज अगर वो गए में है तो सीधा आपने आंखों पे आ जाना है। आपने पैलर चेक करना है, आपने आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपल चेक करने हैं। अगर ये दोनों नहीं मिल रहे तो आप मे बी उसकी फंडोस्कोपी करें और हॉकम का एक मरमर सुन लें, स्पाइन देख लें, काइफोस्कोलियोसिस, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपको पोजीशन सेंस इंटैक्ट मिली है, आपने इसमें की नहीं पोजीशन सेंस और सेरिबेलम भी इसमें इंटैक्ट है, लेकिन पैराप्लीजिया मिक्स्ड है, तो फिर ये ठीक है। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग, ये बात मैं आपको बताऊं कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर हम इसको डिस्कस करें, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर जो होता है वो हमारी अप्रोच चेक कर रहा होता है। जरूरी नहीं है कि आपको पैलर हर मरीज में या ग्लोसाइटिस हर मरीज में मिले सबएक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन की, लेकिन आपने वहां पे अपने आप को जस्टिफाई करना होता है कि मैंने जो है ये तीन डायग्नोसिस सोचे और तीन में से मैं सबएक्यूट की तरफ इसलिए गया या नहीं गया, बिकॉज आई फाउंड पैलर, बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड पैलर, मैंने नहीं, मुझे मिला, या मैं टेबिस डॉर्सैलिस की तरफ इसलिए गया कि एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट था या एकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। फ्रेडरिक्स को मैंने इसलिए मद्देनजर रखा कि मुझे लग रहा था कि इसकी हीविंग एपिक्स बीटा है, थोड़ा सा हॉकम आ रहा है, काइफोस्कोलियोसिस है या फुट ड्रॉप है। अब अगर ये तीनों चीजें आपको नहीं मिली तो फिर आप में कहेंगे कि माय डायग्नोसिस ऑन द टॉप विल बी TLS। गेटिंग माय पॉइंट? आप बेशक वो कुछ भी ना निकले, आप इसकी NCS करवाएं, MRI करवाएं, हो सकता है कि इसमें से कुछ भी ना आए, लेकिन इन द एग्जाम बेसिकली वो आपकी अप्रोच को चेक कर रहे होते हैं। अब आपसे जो नेक्स्ट सवाल वो करेंगे वो ये पूछेंगे कि हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट? NCS EMG सबसे पहले तो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेंगे ना। क्यों मिक्स पैराप्लीजिया में क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएं? कौन सा मिक्स पैराप्लीजिया जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है ना। NCS EMG की तरफ जाएंगे। MRI आपने हर सूरत में करवाना है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपका ह्यूमन एरर भी हो सकता है कि आपका एंकल जर्क आ रहा है, नहीं आ रहा, तो MRI लंबोसेक्टल स्पाइन जो है वो आपने करवाना ही करवाना है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन एक ऐसी चीज है जो कि रिवर्सिबल हो सकती है, न्यूरोसर्जिकल इमरजेंसी है एंड दैट कैन बी रिवर्स्ड। सो आपने कहना है कि ऑल्दो माय डायग्नोसिस इज ALS ऑन द टॉप, मे बी फ्रेडरिक्स और ये सारी चीजें भी हो सकती हैं, लेकिन आई वुड स्टिल लाइक टू गो फॉर MRI बिकॉज देयर आर मार्जिन्स ऑफ एरर, ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप NCS और EMG जो है उसकी जरूर करवाइए, क्योंकि कोई न्यूरोपैथी तो नहीं है एसोसिएटेड, ठीक है। और उसके बाद फिर आप कहेंगे कि अगर मुझे ये दोनों नॉर्मल मिलेंगी तो हो सकता है कि फिर मैं ALS की तरफ ही सोचूं, ठीक है। फिर वो आपसे ये पूछेंगे कि हाउ वुड यू मैनेज दिस पेशेंट?
अगर एमआरआई में कोई चीज निकल आती है जैसे कंप्रेशन वगैरह, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। कौन सी कंप्रेशन है जो डबल करेगी? ठीक है बेटा, थैंक यू। दोनों बैठ जाओ। एक बन चुका है, अब उसकी फाइल पे कुछ भी बनाओ, उसमें लिखा हो बेशक ये लिखा हो कन्वर्जन रिएक्शन है, उसकी फाइल पे अल्टीमेटली डायग्नोसिस बेशक ये बना। यहाँ बात हो रही है कि आपको क्या मिला और आपने उसको जस्टिफाई किया कि ये ALS। अब आप ALS का बताएं मुझे कि हाउ वुड यू मैनेज दिस पेशेंट? नहीं, एनीवन एल्स? कोई और भी बता दे ना। क्लास का मकसद ये नहीं होता कि हमें एक ही बंदे को। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच है इसमें, फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होंगे और सपोर्टिव थेरेपी न्यूरोलॉजिस्ट इन्वॉल्व करेंगे। पेशेंट को जो है फिजियोथेरेपी करेंगे ताकि पेशेंट अपनी फंक्शनैलिटी है वो मेंटेन रखे। उसके अलावा पेशेंट की जो है रिलीजोल ड्रग्स जो मेडिकल मैनेजमेंट में जिनको राइलोजोल दी जा सकती है जो 6 मंथ्स के लिए प्रोलॉन्ग कर 3 months 3 मंथ्स के लिए प्रोलॉन्ग कर। एंड व्हाट इज इट बेसिकली? ग्लूटामेट एगनिस्ट या एंटागनिस्ट? ये हाँ, ये चेक कर लें ये, क्योंकि फिर ये आपके फिर फाइन आपकी ट्यूनिंग होती है ना। मतलब आप आ गए हैं, आपने सारा कुछ बता दिया है कि जी ALS है, एग्जामिनर भी मुत्तफिक हो गया कि हाँ थेरेटिकली स्पीकिंग तो फिर ये ALS की तरफ ही जा रहा है। उसके बाद मैनेजमेंट आ जाती है। जब आप मैनेजमेंट बताओगे, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जो कि यहाँ पे बिल्कुल सिफर है, ठीक है, कोई फिजियोथेरेपी नहीं, कोई स्पीच थेरेपी नहीं, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं, लेकिन हमारा एनीवेज वो है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आई एम ट्राइंग टू रीइंफोर्स दैट। देखिए, सेकेंडली राइलोजोल है, वो आपसे पूछ सकता है ये क्या है। मुझे जहाँ तक याद है कि एगनिस्ट होना चाहिए, या क्योंकि ग्लूटामेट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ग्लूटामेट की जो है ना रिलीज को इनहिबिट करता है और इंक्रीज करता है रीअपटेक नहीं, ग्लूटामेट लेवल को बढ़ाएगा ना बेसिकली। ब्लॉकिंग इट वर्क्स बाय ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ ग्लूटामेट एंड इंक्रीजिंग इट्स रीअपटेक। करेगा, कम कर देगा ग्लूटामेट, कम कर देगा ग्लूटामेट। तो एक्साइटेटरी हमारा एनीवेज ये 3 महीने तक बढ़ाता है। फिर इसके ये होता है कि चूंकि इट्स ए न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, उसमें वो आपसे ये पूछ सकता है कि मोटर न्यूरॉन डिजीज के और कौन से वेरिएंट्स होते हैं। जी समझो, ALS है, दूसरा जो है जी बेटा बोलो। अच्छा, भगवान की आवाज होगी। स्पाइनोमस्कुलर एट्रोफी प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस सुडोबल्बर स्क्लेरोसिस। हाँ ठीक है, तो ये सारे होते हैं और उसमें से जहाँ तक मुझे मेरा रट्टा याद है वो ये है कि ये इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस है आउट ऑफ ऑल दिस इसका, ठीक है। और राइलोजोल इज द ओनली ड्रग जो कि इसका बढ़ाती है। फिर उसके अलावा जो होता है आपकी नॉन इन्वेसिव मेडिकेशन, वो 7 months तक जो है वो उसका सर्वाइवल बढ़ा देती है। ये 3 महीने तक बढ़ाती है, वो 7 months तक जो है वो बढ़ा देती है। बाकी इट इज ए न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, तो इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो हमारा डायग्नोसिस है बेड साइड पे, अब मुझे नहीं पता कि वो न्यूरोलॉजी वाले या इन्वेस्टिगेशंस पर क्या है, नोबडी नोज, बट एग्जामिनेशन के हिसाब से जो है ना, ये आपका डायग्नोसिस है मोटर न्यूरॉन डिजीज पर। ठीक है, बस थैंक यू।